कहानी की शुरुआत में हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर फू जिंगशन को दिखाया जाता है, जो कि हमारी मेन लीड हीरोइन रोमान के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। वो उसको कहने लगते हैं कि आज रात तुमने मुझे खरीदा है, मैं बहुत ज्यादा महंगा हूँ। वो मन में सोचती है कि मैं तो जस्ट तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि वो किसी रीजन की वजह से प्रेग्नेंट होना चाहती है। तो वो उसको कहती है कि इट्स ओके, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, और उसको किस करने लगती है और ये लोग रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि रोमान के पेरेंट्स बैठे होते हैं। वो एक पर्सन को उसको सेल करने की बात कर रहे होते हैं। वो पर्सन कहता है कि ये यंग है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, है भी बिल्कुल प्योर। लेकिन रोमान वहां पर जानबूझकर ये प्रिटेंड करती है कि उसको वॉमिट होने लगी है, जिसे देखकर वो पर्सन कहने लगता है कि आपकी बेटी मुझे प्योर नहीं लग रही है, ये क्या मसला चल रहा है। आखिरकार रोमान उसको दिखा देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में बच्चा है, जिसे देखकर वो पर्सन नाराज होने लगता है और उसके पेरेंट्स को बातें सुनाकर चला जाता है। उसके बाद उसके डैड उसको थप्पड़ मारकर कहते हैं कि हमने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया, तुमने हमारे साथ ये किया। उसकी मॉम भी कहती है तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। रोमान मन में कहने लगती है मुझे वैसे भी यहाँ नहीं रहना है, और वो घर छोड़कर वहां से चली जाती है। जैसे ही वो निकलती है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है क्योंकि वो अपने बच्चे को पालना चाहती है, और वो एक टीवी पे ऐड देखने लगती है जिसमें बताया जाता है कि फ्यू जिंगशन की शादी को लेकर उसके ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा चिंता हो रहे होते हैं कि जो लड़की उसको एक बच्चे की खबर देगी तो हम उसको बहुत ज्यादा पैसा देंगे। जिसे सुनकर वो कहने लगती है कि ये कैसी न्यूज चल रही है, खैर मेरे पास जो बच्चा है मैं तो उसको खुद ही पालूंगी। 6 साल का गैप दिखाया जाता है। दिखाते हैं कि ये अपने बेटे के साथ बैठकर नूडल्स खा रही होती है। इसका बेटा साइड टेबल पर एक ग्रैंडफादर को देखता है और अपनी मॉम से क्वेश्चन करने लगता है कि मॉम, आपने कहा था कि मेरे डैड भी हैं और मेरे ग्रैंडफादर भी है, आखिरकार वो कहाँ हैं? तो उसकी मॉम उसको फिर से झूठ बोल देती है कि वो जल्द आने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर फ्यू जिंगशन को दिखाया जाता है। वो प्लेन में बैठे होते हैं। उनके ग्रैंडफादर उसको कॉल करके कहने लगते हैं कि अभी तक तुमने हमें बच्चे का सुख नहीं दिया है, इस तरह से तो तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, तुम कितना बहाना कर रहे हो। कि अचानक से वो रोमान के बारे में सोच रहे होते हैं कि उस लड़की के बारे में मुझे अब तक पता नहीं लगा, 6 साल गुजर गए, मैं उसको ढूंढ के रहूंगा। लेकिन उसके ग्रैंडफादर बार बार उसको कहते हैं कि मुझे उस बच्चे की खुशखबरी तुम कब देने वाले हो। उस पर बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे होते हैं। वो बहाना करता है कि मैं यंग हूँ, मेरी शादी हो जाएगी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। कि अचानक वहां पर प्लेन क्रैश होने जा रहा होता है। पायलट उसको अनाउंस कर देता है और मिस्टर फ्यू वहां चिल्लाते हैं। दिखाते हैं कि फ्यूनरल मनाया जा रहा होता है मिस्टर फ्यू जिंगशन का। सब लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि अभी तक तो इसने शादी भी नहीं की थी, इस तरह से तो इसका बिजनेस भी इसके हाथ से चला जाएगा। कि अचानक वहां दिखाते हैं कि फ्यू जिंगशन के अंकल और उनका बेटा वेनकॉन्ग एंड वेनकॉ वहां पर आते हैं और नाटक करने लगते हैं कि हमारा नेफ्यू इतना जल्दी चला गया है, क्योंकि ये इनके ग्रैंडफादर के नाजायज भाई होते हैं। वो आकर नाटक कर रहे होते हैं। तो मिस्टर फ्यूवेन बोलते भी हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो उसको कहता है ऑफ कोर्स मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ। तो उसको कहते हैं कि तुम मेरे नाजायज भाई हो, मुझे तुमसे लेना देना नहीं है। लेकिन वेनकॉन्ग कहने लगता है पेपर्स दिखाकर, ये देखो हमारे डैड ने कहा था कि अगर आपने अपने पोते का सुख ना देखा तो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हमें मिल जाएगी, क्योंकि हर चीज तो उन्होंने आपको दी थी और अभी आपका बेटा भी गुजर गया, तो ये प्रॉपर्टी हमारे नाम होने जा रही है। इस चीज को लेकर इन दोनों भाइयों में आर्ग्यूमेंट चलती है। लेकिन वो उसको वार्न करके चले जाते हैं कि मैं एक मीटिंग अरेंज कर रहा हूँ, वहां पर सबके सामने हम यही अनाउंस करेंगे कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ हमारा हो जाएगा। वो धमका कर चले जाते हैं और उनका बेटा भी वेनकाओ भी उनको ये बात कह के चला जाता है। यहाँ पर ये बात करते हैं फ्यू जिंगशन की मॉम से कि अब हम क्या करें, इसका तो कोई हार भी नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं। तभी वो कहते हैं कि मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि इसने अपनी जवानी इस तरह से कैसे निकाली होगी, कोई ना कोई लड़की को तो जरूर इसने टच किया होगा। वो अपने असिस्टेंट को कहते कि मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला के दो कि कहीं ना कहीं इसका अफेयर तो जरूर चला होगा। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि रोमान के बेटे लेली को बहुत ज्यादा सब लोग बुली कर रहे होते हैं कि तुम्हारा तो फादर भी नहीं है, तुम यहाँ पर कैसे आए हो। इस तरह की आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। मॉम आती है और प्रोटेक्ट करती हैं अपने बेटे को आकर, और उसके बेटे को कुछ सांस का मसला भी होता है। उसको मेडिसिन देने लगती हैं। तो उसको कहने लगता है कि मॉम, आपने प्रॉमिस किया था कि डैड आने वाले हैं, वो अब तक आए तो नहीं। तो वहां पर ही वो दोबारा से फ्यू जिंगशन के बारे में सोच रही होती कि उस दिन के बाद से तो वो उसको मिली नहीं थी। कि अचानक दिखाते फ्यू जिंगशन जख्मी हालत में आता है। उसकी तबीयत खराब होती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। लेकिन उसकी हालत ऐसी होती है वो उसको घर ले आती है और उसको देखकर मन में सोचने लगती है देखा देखा लग रहा है। तो वहां पर ही उनका बेटा कहने लगता है क्या ये मेरे फादर हैं। तो जैसे ही वो उठता है तो उसको कहता है तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो वो बार बार कहता है कि डैड, आप मेरे डैड है ना। तो मन में रोमान सोचने लगती है कि मेरे बेटे को तो वैसे भी फादर की जरूरत है और इसकी याददाश्त भी नहीं। ये झूठ कह देती थी कि हाँ यही तुम्हारा फादर है। कि अचानक कॉल आ जाती है रोमान को और उसको बताया जाता है कि इंटरव्यू उसका पास हो गया है और उसको जॉब मिल गई। तो वो खुशी खुशी बताती है कि अब तुम घर पे रेस्ट करो, मैं जॉब करने के लिए जा रही हूँ। तो वो इन दोनों का बॉन्ड देखती है अच्छा है, लेकिन वो अपने बेटे को ले जाती है। वो ड्यूटी पे जैसे जाती है अपने बेटे को सोफा पे बिठाती है और कहने लगती है कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं काम करके यहाँ से आ रही हूँ। कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि फ्यू जिंगशन के ग्रैंडफादर और इसकी मॉम वहां पर आती है
और यही सोच रहे होते हैं कि आज मीटिंग है, आज हमारा क्या बनेगा, कि अचानक वेंगकॉन्ग और उनका बेटा आता है। सब लोगों को लेकर इनको बुली किया जा रहा होता है कि आपके बेटे का तो फ्यूनरल भी हो चुका है, और जिस तरह से आप कह रहे हो कि उसका किसी के साथ अफेयर भी चल चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें ये पता है कि आज ये सारा कुछ हमारा हो जाएगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन मिस्टर फ्यूमैन की तबीयत खराब होने लगती है तो उसको कहते हैं नाटक करने की जरूरत नहीं, आज सब कुछ हमारा होगा। उनको भगा देते हैं कि अचानक से बॉल गिरती है लिली की, जो कि ग्रैंडफादर के पास जाती है, जिसे देखकर वो कहता है कि ग्रैंडफादर सॉरी, मेरी बॉल आपके पास आ गई। ये दोनों इसको देखते हैं, इनको लग रहा होता है कि फ्यू जंक्शन का बचपना है, और वो कहते भी हैं कि ये देखो फ्यू जंक्शन का बचपना ऐसा था। और उससे पूछते तुम्हारे डैड हैं? उसको कहता है कि हाँ, कल ही मेरे डैड आए, वो जख्मी हालत में थे। जिसे देखकर उनका दिल टूट जाता है, ब्लड भी लग चुका होता है। लेकिन लिली वहां से अपनी बॉल लेकर चला जाता है। वो कहने लगती है कि इस पर्सन का फादर है, मुझे नहीं लगता है कि हमारा बेटा है, हो सकता है। कि अचानक पर असिस्टेंट आकर कहने लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, फ्यू जंक्शन का किसी के साथ तो फिर चल रहा था। वो एक वीडियो दिखा देते हैं, जिसे देखकर वो कहता है कि ये बच्चा भी बिल्कुल फ्यू जंक्शन की तरह लगता है। उसका ब्लड उठा देते हैं पैटर्निटी टेस्ट के लिए, और दिखाते हैं कि अब शेयर होल्डर्स की सारी मीटिंग चल रही होती है। वहां पर वेनकॉन्ग और वेनकॉन्ग ने सबको अपनी बातों में ले लिया होता है। इनके भाई आकर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो उसको कहने लगता है ऑफ कोर्स आज सब कुछ मेरा हो जाएगा, तो मैंने सोच लिया पहले से ही मैं सब कुछ संभाल लूँ। और पार्टनर्स भी उनको बुली करने की कोशिश करते हैं कि आपका बेटा भी यहाँ पर नहीं रहा, ये सब कुछ अब हमारा हो सकता है। ये लोग इनको यकीन दिलाने की कोशिश भी करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बेटे का अफेयर चल चुका है। उसकी मॉम दिखा भी देती हैं, जिसे देखकर वो कहते हैं कि इसके बिना पर आप हमें ये नहीं बता सकते हैं कि इसका कोई बेटा भी मौजूद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको पकड़ा जाता है जबरदस्ती साइन कराने के लिए, और उधर से असिस्टेंट को पता चल चुका होता है कि यही फ्यू जंक्शन का बेटा है। वहां पर जैसे ही गुजरता है लिली, वो कहने लगता है कि मेरे ग्रैंडफादर के साथ तुम लोग इस तरह नहीं कर सकते। वेनकॉन्ग जैसे ही उसको देखते तो उसको याद आता है कि ये तो बचपना फ्यू जंक्शन की तरह लग रहा है, ये कौन है। वहां पर वेनकॉन्ग भी उस बच्चे के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनको मुंह तोड़ जवाब देता है और बाइट करता है। उनकी मॉम वहां पर जैसी आती है कि इसके बच्चे को बुली किया जा रहा है, वो प्रोटेक्ट करती है अपने बेटे को आकर। वहां पर सब लोग उसको बुरा भला कहने लगते हैं, लेकिन मुंह तोड़ बच्चा जवाब देने लगता है और उसकी मॉम आकर प्रोटेक्ट करने लगती है कि मेरे बेटे के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन वेन का उसका मोबाइल लेकर तोड़ देता है और कहने लगता है कि तुम आर्म से क्लीनर हो, तुम्हें यहाँ से निकालने का मैं ऑर्डर देता हूँ। लेकिन वहां पर ही फ्यू जंक्शन के ग्रैंडफादर कहने लगता है कि नहीं, यहाँ से इसको कोई भी नहीं निकालेगा, अब तक इस कंपनी का ओनर मैं हूँ, मेरी इजाजत के बगैर कोई इनको नहीं निकाल सकता, इनको सेफ यहाँ से लेकर चले जाओ। लेकिन उनके भाई फिर से बहस करने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही होगा। वो पार्टनर्स को भी फिर से बहकाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग आपको बातों में ले रहे हैं, फ्यू जंक्शन की ना शादी हुई थी, ना ही उनका कोई बच्चा है। और पार्टनर्स भी यही कहते हैं कि हाँ, अगर उसका कोई वारिस निकल आता है तो हम करने को तैयार है, वरना नहीं। तो देखते हैं कि रोमान की उसके बेटे की तबीयत खराब हो रही है, वो उसको प्रोटेक्ट करने लग रही होती है, लेकिन गुंडे उसको पकड़ लेते हैं। और वहां पर ही जैसे ही देखते हैं फ्यू जंक्शन के ग्रैंडफादर, वो कहने लगते हैं कि नहीं, इस बच्चे को छोड़ दो। वो साइन करने लग रहे होते हैं, लेकिन असिस्टेंट आकर कहने लगता है कि फ्यू जंक्शन का बेटा है। वो आकर पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट भी दिखा देते हैं, जिसे देखकर वो सब पार्टनर्स को दिखा देते हैं। लेकिन फिर से उसके भाई और उसके बेटे ये आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि ये झूठी खबर तुम हमें मत दिखाओ, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या उसने प्लेन में ये सब कुछ किया होगा। वो इसका मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर ही फूमैन कहने लगते हैं ये रहा हमारा पोता। लेकिन जैसे ही देखते हैं वहां पर कोई नहीं होता तो सब मजाक बनाने लगते हैं, तुम किसको कह रहे हो, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, क्या कोई भूत आया होगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रुमान जब देखते उसकी बेटी की तबीयत खराब होने लगी है, वो उसको वहां से लेकर चली जाती है। तभी वो उसको ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन सब लोग उसको रोक देते हैं और फिर से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि तुम्हें हमें प्रूफ देना होगा कि वाकई तुम्हारा पोता है भी कि नहीं, वरना हम तुम्हारी बातों में अब नहीं आने वाले। लेकिन वहां पर ही फ्यूमैन कहने लगता है कि मुझे 3 दिन का टाइम दे दो, मैं अपने पोते को ढूंढ के दिखाऊंगा और मैं तुम सबको गवाही देता हूँ कि फ्यू जंक्शन का बेटा है। वहां पर वो कहने लगती है मॉम के आखिर हम उसको कैसे ढूंढेंगे। तो उसको कहता है मैं कोई भी ताकत लगा लूंगा, कोना कोना छाप मारूंगा और मैं उसको ढूंढ के दिखाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर फ्यूमैन ने ये एडवर्टाइजमेंट कर ली होती है कि जिसने उनके पोते की खबर दे दी तो उनको 100 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। ये माँ बेटे भी वहां पर होते, लेकिन इनको नहीं पता होता इनकी ये पिक्चर होती है। एक पर्सन इनको पहचान भी लेता है, लेकिन वहां से तब तक ये लोग जा चुके होते हैं। दिखाया जाता है कि स्कूल का डे होता है और फ्यू जंक्शन और रोमान इकट्ठे अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं और इनका बेटा बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और अपने डैड से बहुत इंप्रेस हो रहा होता है। तो वो मन में सोचने लगती है कि अगर इसका ये रियल फादर होता कितना अच्छा लगता। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि फ्यूमैन और उनकी वाइफ यही प्लानिंग करी होती है कि हमारा ग्रैंडसन आएगा, कितना अच्छा होगा, उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लाए जाते हैं। असिस्टेंट आकर बता देता है कि जिस स्कूल में लिली पढ़ता है हमें उसका पता चल गया है। स्कूल में दिखाया जाता है कि एक बच्चा बुली कर रहा होता है लिली को और कहने लगता है कि ये मेरी जगह है, लेकिन लिली कहने लगता है कि टीचर ने कहा था ये सबकी जगह है। इस चीज़ को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चलने लगती है और इनकी खूब सी लड़ाई हो जाती है। वो पर्सन इसको धक्का देता है तो इन दोनों की जब मॉम आती है तो आकर कहने लगती है ये सब कुछ क्या चल रहा है, और टीचर भी कहने लगती है आपके बेटे ने इसको धक्का दिया है। अचानक वहां पर दिखाते हैं कि
वो बेटा वेनकाओ का होता है। वेनकाओ और उसकी वाइफ आती है और आकर फिर से रोमान को बुली करने की कोशिश करती है कि तुम आमसी क्लीनर हो, तुमने अपने बच्चे को तमीज नहीं सिखाई है, और इसके साथ बदतमीजी की जा रही होती है। लेकिन लेले कहता है कि इसने पहले मुझे धक्का दिया था, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। रोमान कहने लगती है कि कैमरा में सब कुछ कैप्चर है, पता चल जाएगा। जिस चीज को देखकर टीचर्स जानबूझ के अनजान बनने लगती है कि फिर भी आपके बेटे ही नहीं गलती की, क्योंकि इनको पता होता है ये पावरफुल है और ये क्लीनर है। लेकिन वो कहती है कि आप टीचर होकर ऐसा कैसे कर सकते हो। वेनकाओ की वाइफ को गुस्सा आने लगता है और वो उसके साथ तरह तरह की बात करके इनको पकड़वा देती है और कहने लगती है कि देखो मैं तुम लोगों के साथ करती क्या हूँ। दिखाया जाता है कि वेन को और उनकी वाइफ आती हैं और ढूंढने लग रही होती है कि हमारा ग्रैंडसन इधर ही होगा। वहां पर अचानक दिखाते हैं फ्यूजिंगशन भी आता है पानी की बोतल लेकर अपने बेटे के लिए, कि अचानक उसको याद आता है कि वो अपना वॉलेट भूल आया है कैफेटेरिया। वो वापस चला जाता है। इनका फिर से अपने पेरेंट्स से इंटरेक्शन नहीं हो पाता। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है ये लोग बहुत ज्यादा बुली कर रहे होते हैं और लेले की तबीयत खराब होने लगती है। आखिरकार वो एक रूम में चला जाता है। इसकी मॉम वरी होने लगती है कि इसकी तबीयत खराब ना हो जाए, प्लीज आप लोग इसके साथ क्या करो। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि फू वेन और उसकी वाइफ अपने पोते को ढूंढ रही होती है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा होता है। वो कहती है मेरे बेटी की तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे जाने दो। लेकिन वेनकाओ कहने लगता है कि नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे, चाहे उसकी तबीयत खराब होने दो। उसको कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे के साथ बदतमीजी की है, तुम्हें इसके लिए सॉरी करना होगा। तो वो उसको कहते हैं कि घुटने के बल बैठकर सॉरी करो। तो वो अपने बेटे के लिए करने को गुजर जाती है और सॉरी भी करती है। लेकिन इसकी सॉरी को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता है। वेनकाओ की वाइफ उसको फिर से बुली कर रही होती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम लोग इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन उसका भाई उससे फिर से आर्गुमेंट करने लगता है। उसको कहने लगता है कि मैं अपने पोते को यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। वो लोग फिर हंस के मजाक बना देते कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारा कोई पोता नहीं है। रोमान रो कर रूम का दरवाजा खोलने लगती है जो नहीं खुला होता। तो अचानक दिखाते कि असिस्टेंट दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर दिखाते हैं कि लेले नहीं होता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लेले की तबीयत जब खराब होने लगती है। वहां पर ही दिखाते फ्यूजिंगशन गुजर रहा होता है पानी की बोतल देने के लिए। अचानक से उसको लेले की आवाज आने लगती है। तो जैसे तैसे वो रूम का दरवाजा खोलता है, अपने बेटे को वहां से प्रोटेक्ट करता है। वो उसको देखता है कि उसकी तबीयत खराब होगी, वो वहां से उसको लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। अब बार बार वेनकाओ से पूछने लगते रोमान कि मेरा बेटा कहाँ जा चुका है। कि अचानक उसको फ्यूजिंगशन का मैसेज आ जाता है कि तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल है, तुम आ जाओ। तो वहां पर ही ग्रैंडफादर और उसकी वाइफ यही चीज को देखकर सारा वीडियो देख लेते हैं और इन पे इल्जाम लगाते हैं और थप्पड़ मारकर कहने लगते हैं यही हमारा पोता है, तुम लोग इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। टीचर्स डर जाती हैं कि अच्छा चेयरमैन का ये पोता था और हमने उनके साथ क्या कर दिया है। और फ्यू वैन सबको अनाउंस कर देते हैं कि तुम में से जिसने गलती की है उन सबको मैं यहाँ से हायर कर दूंगा। टीचर्स उनसे सॉरी वगैरह भी करती हैं, लेकिन ग्रैंडफादर वहां से जा चुके होते हैं। हॉस्पिटल में जैसे फ्यूजिंगशन ध्यान लेले का रख रहा होता है, रोमान भाग कर आती है और उसके लिए चिंता होने लगती है। तो उसको कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आकर रिपोर्ट्स देता है और सर्जरी के बारे में कहता है कि इसकी दिन ब दिन तबीयत खराब हो रही है, इसको सर्जरी की जरूरत है और भारी भरकम पैसा बता देता है। लेकिन फ्यूजिंगशन कहता है कि हम पैसा जरूर दे देंगे। लेकिन वहां पर रोमान परेशान होने लगती है कि मेरे पास कम पैसे इतने हैं नहीं, मैं क्या करूंगी। लेकिन फ्यूजिंगशन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम मिलके कुछ कर लेंगे। और मन में प्लान करता है कि अब टाइम आ गया है कि मुझे भी कुछ काम करना होगा। और वो रोमान को यकीन दिलाता है कि देखना मैं भी पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा। आखिरकार वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। उसकी स्ट्रगल दिखाई जा रही होती है, वो किस तरह से मेहनत कर रहा है। फ्यूवेन की वाइफ कहने लगती है कि अब हम क्या करें, हमें कोई मिल भी तो नहीं रहा है। तो वो उसको तसल्ली देने लगते हैं। अचानक उनका भाई और उसका बेटा आकर फिर से आर्गुमेंट करने लगते हैं कि कंपनी और सब कुछ हमारे नाम कर दो। तो वो उसको कहने लगते सड़क पर ये ठीक जगह नहीं है। अचानक उनके पीछे फ्यूजिंगशन पे नजर पड़ती है, उसके पास जाने लगती है। उसका भाई रोक कर कहता है तुम नाटक मत करो, तुम बात को टालने के लिए सब कुछ कर रहे हो। वेनकाओ भी रोकने की कोशिश फ्यूवेन को कोशिश करता है, लेकिन वो उनको धक्का देकर जाने लग रहे होते हैं कि अचानक से वो आवाज देते फ्यूजिंगशन को। मुड़कर देखता भी है, लेकिन कार आ जाती है, वो नहीं देख पाता और उनको थोड़ी चोट लग जाती है फ्यूवेन को। उनकी वाइफ कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे बेटे की डेथ हो गई है, तुम उसको ना ही ढूंढो तो अच्छा रहेगा, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया है। वो उसको हॉस्पिटल ले जाती है। वहां पर ये बापेटी प्लान करने लगते हैं कि अगर फ्यूवेन की डेथ हो जाती है तो सब कुछ हमारा आसानी से हो जाएगा। हॉस्पिटल बैठी होती है रोमान, फ्यूजिंगशन पैसे लेकर आते और कहने लगता है कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसके बेटे की जैसी जाग होती तो उसको कहती तुम डॉक्टर को बुलाओ, हम इसकी जल्दी सर्जरी करा देंगे। वहां पर दिखाते हैं कि जैसे व्हील चेयर पर फ्यूवेन जा रहा तो उसको लग भी रहा था ये बेटा है, लेकिन वो कहते नहीं ये नहीं हो सकता। तो जैसे ही वो हॉस्पिटल जाते हैं, दूसरी तरफ से रोमान कहते हैं अभी तक डॉक्टर वैंग क्यों नहीं आए। तो बताया जाता है कि स्पेशल पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी वो स्पेशल पेशेंट मिस्टर फ्यूवेन होते हैं। वहां पर वो ये बातें कर रहे होते हैं कि अभी तक हमें हमारा पोता क्यों नहीं मिला। कि अचानक डोर बजाने लगते हैं रोमान के मिस्टर वैंग प्लीज मेरे बेटे का ट्रीटमेंट करो। दरवाजा जैसे ही खुला जाता है, लेकिन सामने वेनका और उसके डैड होते हैं। आकर फिर से आर्गुमेंट करने लगते हैं कि कंपनी हमारे नाम कर दो, तुम झूठ मत बोलो। वो उसको यकीन दिलाते हैं कि नहीं हमारा ग्रैंडसन है, हम ये कर लेंगे। बाहर से रोमान बहुत चिंता हो रही होती है क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत खराब हो रही होती है। इस चीज को लेकर बहस बढ़ रही होती है। वो साफ कहते हैं कि नहीं हम अब ये कंपनी तुम्हारे नाम नहीं कर सकते। अब पेशेंट का इनको बाहर पता होता है कि तबीयत खराब हो रही है, तो डॉक्टर भी कहते हैं मैं जाना चाह रहा हूँ।
और मिस्टर फ्यूवन कहते इसको जाने दो, लेकिन ये बाप बेटे कहने लगते कि नहीं, हम तुम्हें आसानी से नहीं जाने देंगे जब तक ये हमारा मसला हल नहीं करेगा। वैसे भी ये पूरा हॉस्पिटल हम खरीद सकते हैं। ये लोग तो डॉक्टर को भी पकड़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट इनकी चल रही होती है। लेकिन वहाँ पर इनको जैसे ही लगता है कि इनकी पोती की आवाज़ का नाम लिया जा रहा है तो वो भागने लग रहे होते हैं। वो बाहर जाकर जैसे ही देखते हैं कि वाकई इनका पोता होता है, जिसे देखकर वो कहने लगते हैं इसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर वेंग इसको जल्दी से आप ठीक कर दो। इस तरह की बात चल रही होती है। फिर से उसका भाई आर्ग्यूमेंट करने लगता है कि नहीं, तुम इस बात को आसानी से जाने नहीं दो। लेकिन फ्यूवन उसको थप्पड़ मारकर कहता है कि ये मेरा पोता है। तो वो उसको कहते हैं कि तुमने अभी तक हमें सबूत नहीं दिया। तो उसको कहता है उस दिन भी मैंने तुम्हें पैटर्निटी टेस्ट चेक करवा दिया था, मैं दोबारा से ये टेस्ट देकर सबूत कर सकता हूँ ये मेरा पोता है। उनको धमकाते और वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि रोमान परेशान हॉस्पिटल में बैठी होती है। फ्यूवन और उसकी वाइफ आती है और कहने लगती है कि तुम्हारे बेटे को क्या प्रॉब्लम है। वो बता देती है कि उसको सांस का मसला था, जिसको देखकर ये लोग उसको बता देते हैं कि ये हमारा पोता है, जिसे देखकर उनको यकीन नहीं आने लगता। तो वो समझ नहीं पा रही थी आप लोग क्या कह रहे हो। तो उसको कहते तुम गलत मत समझना, ये हम लोगों का ही पोता है, हम लोगों ने पैटर्निटी टेस्ट भी करवाया है। इसको याद आता है कि जिस पर्सन के साथ इसने नाइट स्पेंड की थी कहीं उसके पेरेंट्स तो नहीं आ गए, जिसे देखकर ये घबराने लग रही होती है कि तुम मेरे बेटे को लेने आए हो। तो फ्यूवन और उसकी वाइफ कहने लगती है कि नहीं बेटा, तुम हमें गलत मत समझना, हम तुम्हारे बेटे को तुमसे बिल्कुल जुदा नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमारा ग्रैंडसन है और तुम्हें पता है हमारे बेटे की डेथ हो चुकी है, हमारे पास उसकी आखिरी यही निशानी है। हम तुम्हारा भी ध्यान रखना चाहते हैं और उसकी सर्जरी वगैरह करा के उसका सारा ध्यान रखना चाहते हैं। तो तुम इस चीज़ के बारे में सोच सकती हो। तो वो भी मन में सोचने लगती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो हाँ कर देती है। पीछे से वेनकॉन्ग और वेनकॉन्ग ये बातें सुन रहे होते हैं और उनको लग भी रहा होता है कि फ्यू जंक्शन का ही ये बेटा हो सकता है, जिसे देखकर वो कहता है कि डैड अब हम क्या करेंगे, अगर ये वाकई उन्हीं का बेटा निकल आए तो वो उसको कहने लगते हैं कि इट्स ओके, अगर ऐसा हो भी गया तो मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगा, मेरे पास एक प्लान है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं फ्यू जंक्शन जाता है और देखता है उसका बेटा नहीं है बेड पर। वो पूछता है नर्स से तो उसको बताया जाता है कि उसको तो सर्जरी के लिए लेके जाया जा चुका है। वहाँ दिखाते हैं जैसे ही खड़े होते हैं फ्यू वेंग, इनके बिजनेस पार्टनर आते हैं और कहने लगते हैं कि अगर आप पैटर्निटी टेस्ट हमें दिखा देते हैं तो हम आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही ऑपरेशन हो जाता है तो डॉक्टर से पूछा जाता है ऑपरेशन हो गया, वो उसको कहते हैं हाँ सक्सेसफुल हुआ है। अंदर से स्ट्रेचर पे एक बच्चा आता है जिसे देखकर वो कहते हैं ये हम लोगों का ग्रैंडसन नहीं है। तभी पे डॉक्टर कहता है इट्स ओके, अंदर कोई होगा। वो अंदर जाकर देखता है और देखता है कि कोई भी नहीं है बेड पर, जिसे देखकर क्वेश्चनिंग की जा रही होती है। तो वो बताते हैं कि बच्चा इधर था, हमें नहीं पता वो कहाँ जा चुका है। रोमान को याद आता है कि जब स्ट्रेचर एक आता है तो दूसरी तरफ से भी नर्स स्ट्रेचर लेके जा रही थी, तो उसको याद आता है कि अच्छा इसके बेटे को किडनैप किया गया है। तो वो वहाँ से भागती है। अब दिखाते हैं कि वेंकॉन्ग और वेनकाओ यही कहते हैं कि आप कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे, फ्यू जंक्शन का कोई बच्चा है भी नहीं। और वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वेनकॉन्ग और वेनकाओ एक नर्स को गुजरता देखते हैं और कहने लगता है कि तुम ऑपरेशन थिएटर में जा रही हो ना, और उसको भारी भरकम पैसा देते हैं और कहने लगते हैं उस बच्चे को तुम्हें गायब करना होगा। और वहाँ पर वो नाटक भी कर रहे होते हैं, सबको बहकाने की कोशिश करते हैं। शेयर होल्डर्स भी कहने लगते हैं हमारी कंपनी को लॉस जा रहा है, आखिर तुम भाइयों का ये मसला कब हल होगा। और डॉक्टर से क्वेश्चनिंग की जा रही होती है तो डॉक्टर साहब कहता है मुझे क्या पता बच्चा अंदर से कहाँ जा चुका है। अब वेंकॉन्ग सबको बहका रहा होता है और उसका बेटा भी साथ दे रहा होता है कि आप साइन कर दो, ये कंपनी हमारे नाम कर दो, कंपनी को लॉस जा रहा है। लेकिन वो कहने लगते हैं कि नहीं, फ्यू जंक्शन का बेटा है यानी हम लोगों का ग्रैंडसन है, मैं ये आसानी से नहीं दे सकता। इस चीज़ को लेकर कंपनी को लेकर बहस चल रही होती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि फ्यू जंक्शन ढूंढ रहा होता है कि आखिर किस रूम में उनका बेटा हो सकता है। तो वो वहाँ से जा चुका होता है। तो वहाँ पर ही वो कहने लगता है कि कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, अभी भी आपके पास टाइम है। शेयर होल्डर्स को भी बहका रहे होते हैं। रोमान वहाँ से भागते हैं फ्यू जंक्शन को देखते हैं और कहने लगती है कि हमारे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है और मुझे उस नर्स पे डाउट हो रहा है। वो वहाँ तुरंत भागते हैं। अब कंपनी की सिचुएशन को लेकर बहुत बहस चल रही होती है। ये दोनों भाई आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये लोग जैसे ही जाते हैं तो इनको पता लगता है कि लिफ्ट से जा चुकी है। नीचे जाकर दिखाते हैं कि नर्स वो पर्सन को देती है, पैसे लेती है और वो बच्चा दे देती है। गैरेज में जैसे ही फ्यू जंक्शन और रोमान आते हैं तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं। तो डंडा लेकर एक पर्सन आता है और फ्यू जंक्शन को मारने लगता है। वो उनसे लड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन डंडा उसको लग चुका होता है। वो उसको कहता है कि जाके हमारे बेटे की केयर करो। वो कार के पास अपने बेटे को देखने लगती है कि वो पीछे देखती है कि फ्यू जंक्शन बेहोश हो चुका होता है। अब सब लोग हंगामा कर रहे होते हैं और मॉम यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि हमारा ग्रैंडसन है। तो वेनकॉन्ग अपने भाई के करीब कान में कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा ग्रैंडसन है, लेकिन तुम फाइल पे साइन कर दो। तो वो उससे लड़ने लगता है कि इट मीन्स कि मेरे पोते को गायब करने वाले तुम हो। लेकिन वो फिर भी ढीठ बनकर कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे कहने पे तुम्हें सब कुछ करना होगा। इस चीज़ को लेकर बहस चल रही होती है और फाइल साइन करने की बात की जा रही होती है और ये लोग वहाँ पर घबरा रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। और इसको टाइम दिया जा रहा होता है कि आप जल्दी से साइन कर दो वरना आपका बेटा नहीं बच सकता। वो थोड़ा मजबूर हो जाते हैं, वो साइन करने जा रहे होते हैं। अब जस्ट एक ही साइन किया होता है, वहाँ पर ही रोमान आती है और कहने लगती है कि ये रहा आप लोगों का ग्रैंडसन, जिसे देखकर उनकी जान में जान आती है। डॉक्टर उसकी सिचुएशन देखते हैं और कहने लगते हैं कि इसको दोबारा से एडमिट करना होगा। और वहाँ पर ही पैटर्निटी टेस्ट के लिए फ्यू वेन और उनके पोते के बाल दिए जाते हैं।
उसको लेके जाया जाता है। तो वहां पर ही वेनकॉन्ग से कहने लगता है, डैड अब हम क्या करेंगे, अगर वाकई उनका बेटा निकल आए तो उसको कहने लगते हैं कि अगर उनका बेटा ये निकल भी आया होता है तो हमें कोई और सिचुएशन देखनी होगी। अब जैसे ही ट्रीटमेंट चल रहा होता है वहां पर सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं, तो असिस्टेंट आकर बता देता है कि ये फ्यू जंक्शन का ही बेटा है, जिसे देखकर ये लोग जश्न मनाने लग रहे थे। वेनकॉन्ग और वेनकॉव का मुंह बन जाता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो गिव अप की बात नहीं कर रहे होते। और वहां पर ही जैसे ही फ्यूवेन को याद आता है कि इनके ग्रैंडसन को इन्होंने नुकसान पहुंचाया था, तो वो अपने भाई को डांटने लगते हैं कि तुमने मेरे ग्रैंडसन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, देखो मैं तुम्हारे साथ करता है क्या हूँ, और अभी तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। दूसरी तरफ से दिखाते रोमान को जैसी जाग होती है तो वो अपनी मॉम से डैड का पूछता है, तो उसको कहती वो आते होंगे। और वहां पर ही दिखाते हैं कि फ्यूवेन और उनकी वाइफ बहुत सी गिफ्ट्स लेकर आती है और बात लिली से करने लगते, तो वो कहते हैं आप कौन है, तो वो बताती हैं कि ये तुम्हारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मॉम है, जिसे देखकर वो बहुत हैप्पी होने लगता है। तो उससे पूछा जाता है तुम्हें कौन सा टॉय पसंद है, तो वो इशारा करके बताता है मुझे ये टॉय पसंद है, और उसको बताया जाता है तुम सारे टॉयस ले सकते हो। जिस तरह से ये लोग इससे प्यार कर रहे थे तो रोमान देखकर बहुत इंप्रेस हो रही थी कि इनमें कितना ज़्यादा प्यार चल रहा है। और वहाँ पर ही बार बार वो अपने डैड का पूछता है, तो वो बता देती है कि वो तुम्हारे रियल डैड नहीं है, तुम मुझे डैड के बारे में बहुत ज़्यादा जिद करते थे, तो वो पर्सन हमें मिला था उसकी याददाश्त जा चुकी थी, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें झूठ बोल दिया था, तो मैंने तुमसे धोखा दिया। लेकिन उसके बेटे का मुंह बन जाता है कि वो अंकल मुझे पसंद है, काश वो मेरे डैड होते। लेकिन वहाँ पर ही फ्यूवन कहने लगता है कि बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे रियल डैड की डेथ हो चुकी है, लेकिन मैं और तुम्हारी ग्रैंड मॉम, तुम्हारी मॉम और तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे और देखना सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और वहाँ पर ही वो कहता है मैं फिलहाल अपने अंकल से मिलना चाहता हूँ। ये लोग जैसे ही जाने लगते हैं तो फ्यूवेन अपनी वाइफ से यही बात करने लगते हैं कि इट्स ओके, अगर उसके साथ उसका दिल लग चुका है तो वो आखिरी बार उससे मिल सकता है। तो जैसे ही होश आता है फ्यू जंक्शन को, उसको कुछ कुछ याद आने लगता है, तो व्हीलचेयर पे वो अपने बेटे को लेकर आती है और इससे मिलवाने के लिए आई होती है। तो उसको कहती है तुम ठीक हो, उसको कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो बातों बातों में कहती है तुम्हारी याददाश्त वापस आई कि नहीं, तो उसको कहता है मुझे कुछ याद नहीं आ रही। तो फिर वो उसको बता देती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारी याददाश्त जा चुकी थी, तो जिसकी वजह से मैंने अपने बेटे से झूठ बोला था। तो उसको कहता है इट्स ओके। लेकिन लिली कहने लगता है कि अंकल आप बहुत अच्छे, आप मुझे लेकिन अपने डैड जैसे ही लगते हैं। इन दोनों का बॉन्ड देखकर दिल ही दिल में कुछ ना कुछ रोमन को भी होने लग रहा होता है। तो वो उसको कहने लगती है कि हो सकता है तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए, तुम्हारी वाइफ या तुम्हारा ऑलरेडी बच्चा भी कोई हो। तो उसको अपने डैड का फ्लैशबैक में कुछ याद आने लगता है। तो उसको कहती क्या हुआ, तुम्हें कुछ याद आया? उसको कहता है नहीं मुझे याद नहीं आया। तभी फिर वो उससे सॉरी करके जाने लगती है कि तुम हमारे पास आ सकते हो, लेकिन फिलहाल मुझे जाना होगा क्योंकि इसके ग्रैंडफादर ग्रैंडसन मिल चुके हैं। वो उनको लेकर जा चुकी होती है, इसका दिल टूट जाता है। बाहर निकलकर थोड़ा सेंटी होने लग रहा होती लिली, तो उसकी मॉम समझाने की कोशिश करती है कि क्या पता इनको जब याददाश्त आ जाए वापस तो ये हमें बिल्कुल भूल जाए, इनको हम बिल्कुल भी याद ना हो, इसीलिए तुम्हें अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडसन के साथ चले जाना चाहिए। जैसे ये लोग रेडी होकर वहाँ से जाने लग रहे होते हैं, डिस्चार्ज हॉस्पिटल से होने लगते हैं, तो दोबारा से लिली कहता है मैं अपने अंकल से मिलना चाहता हूँ। तो वो भाग कर जाता है, फ्यू जंक्शन को गले लगाता है और मिलता है और कहता है कि जब भी आपको मेरी याद आए आप मुझसे मिलने आ सकते हो। तो उसे प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। इन दोनों का बॉन्ड देखकर मन ही मन में रोमान का दिल टूट रहा होता है। वो सोचने लगती है कि काश यही इसका फादर होता, लेकिन क्या पता इसकी वाइफ ऑलरेडी हो। तो जैसे ही वो कार की तरफ जा रही होती है, ये लोग अंदर बैठने लगते हैं, वो पीछे से फ्यू जंक्शन को मुड़ के देखती भी है और कहती है मेरे दिल को कुछ कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन फिलहाल यही बेहतरी होगी कि मुझे इसके ग्रैंडफादर ग्रैंडसन के साथ चले जाना चाहिए। तो जैसे ही वो चले जाते हैं, पीछे से फ्यू जंक्शन भी इनको देख रहा होता है और उसका दिल भी थोड़ा टूट रहा होता है कि काश ये मेरी फैमिली होती और ये वापस आ जाए। सीन शिफ्ट होता है, ग्रैंडफादर लिली को घर लेकर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत इंप्रेस होता है कि इतना बड़ा घर क्या मेरा है। तो ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि हाँ ये घर तुम्हारा ही है। उसको उसके रूम में लेके जाया जाता है। टॉयज देखकर वो बहुत इंप्रेस होता है कि ये मैं ले सकता हूँ। तो ग्रैंडफादर कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं। और मॉम भी देखकर हैप्पी होने लगती हैं। दिखाया जाता है कि रोमन अपने बेटे को सुला रही होती है, तो वो कहने लगता है कि मैं अंकल को मिस कर रहा हूँ। मॉम क्या आप मिस नहीं कर रही? वो भी मिस कर रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस तरह से उसने पल बिताए होते हैं इनके साथ और जिस तरह से यकीन दिलाया होता है, तो वो भी बहुत इंप्रेस हो रही होती है। तो वो अपने बेटे को कहती है कि हाँ मैं मिस कर रही हूँ। उसको कहता है क्या डैड हमसे मिलने के लिए आएंगे ना? तो वो उसको कहती है कि हाँ ज़रूर आएंगे, और वो सो जाता है। तो दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ से फ्यू जंक्शन भी ढूंढ रहा होता है अपनी वाइफ और अपनी बेटी को, उनको यानी मिस कर रहा होता है, उनके साथ बिताए हुए पल को याद कर रहा होता है कि किस तरह से लिली उसके साथ हैप्पी होता है और किस तरह से वो कहता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी भी जुदा नहीं होंगे, और इन दोनों ने उससे प्रॉमिस किया होता है। तो वो मन में सोचने लगता है कि अब पता नहीं मेरी लाइफ में रोमन और लिली वापस आएंगे भी कि नहीं। दिखाया जाता है कि घर में खेल रहा होता है लिली, वहाँ पर मिलने के लिए फ्यू जंक्शन जाता है। वो जैसे ही जाता है उसको याद आता है कि ये घर देखा देखा सा लग रहा है। उसका सर चकराने लगता है। अचानक लिली उसको देख लेता है और भाग कर आता है कि अंकल आप मुझे मिस कर रहे थे, फाइनली आप मुझे मिलने आ गए। उसको कहते हैं हाँ मैं तुम्हें मिस कर रहा था, देखो मैं तुम्हारे लिए टॉय भी लेकर आया। जिसे देखकर वो कहता है कि जो चीज़ आप मुझे देते मुझे बहुत अच्छा लगता है।
वहां पर ही फ्यू जिंगशन रोमन को देखता है और कहने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, यहाँ पर तुम्हारा ध्यान तो रखा जा रहा है। तो वो उसको कहने लगती है कि हाँ, इनके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा अच्छे, मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। ये लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। अंदर मेड से ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर पूछने लगते हैं कि आखिर कहाँ जा चुके हैं लिली और उसकी मॉम। तो वो बताती हैं कि एक अंकल इनसे मिलने के लिए आए, जिसे देखकर ये लोग कहते हैं हमें भी मिलना चाहिए। ये जाने लगते हैं तो सामने से आ चुकी होती है रोमन, जिसे देखकर वो कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताने लगता है खुशी खुशी, मैं अपने अंकल से मिलकर आया, वो बहुत अच्छे हैं। तो उसको कहती कि तुमने हमें तो नहीं मिलवाया, नेक्स्ट टाइम तुम हमें भी मिलवाना। उसको कहते हैं हाँ मैं मिलवाऊंगा। तो वहाँ ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे डैड की फोटो दिखाना चाहता हूँ, तुम साथ चलोगे। वो उसको कहते हैं हाँ मैं चलूंगा। तो उसकी मॉम को कॉल आती है, तो उसको कहती है तुम जाओ मैं आती हूँ। तो दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर लेकर लिली को अंदर चले जाते हैं। तो जैसे ही वो उसके आगे प्रे करने लगते हैं उसकी फोटो के, वो साइड पर होते हैं। जैसे ही देखता है लिली, वो कहता है कि अंकल ही डैड है, जिसे देखकर वो कहने लगती है कि देखा तुम्हारा बेटा तुम्हें कितना शिद्दत से याद कर रहा है। तो उसको कहने लगता है क्या तुम अपने डैड को मिस कर रहे हो। तो उसको कहता है मैं आपको बता तो रहा हूँ, वो जो मेरे अंकल है वही डैड है। जिसे देखकर उनको लगता है कि शायद लिली की तबीयत खराब हो रही है अपनी डैड की तस्वीर देखकर, नेक्स्ट टाइम हम इसको यहाँ लेकर नहीं आएंगे। वो उसको बाहर लेकर जैसे ही जाते हैं तो लिली भागकर अपनी मॉम के पास जाता है और कहने लगता है कि मॉम अंकल ही डैड है। तो वो उसका कहने लगती है कि तुम अभी तो उनसे मिले थे, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो ग्रैंड मदर पूछने लगती है कि तुम अपने अंकल से बहुत प्यार करते हो। तो वो उसको कहते हैं कि हाँ मैं आपको बता तो रहा हूँ। ग्रैंड फादर कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं वैसे भी एक पार्टी अरेंज कर रहा हूँ, हम सब गेस्ट को बुलाएंगे, तो तुम्हारा दिल चाहेगा तुम अपने अंकल को बुला लेना। तो बच्चा मन में हैप्पी होने लग रहा होता है कि जब ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को पता चलेगा अंकल ही मेरे फादर हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि एक पार्टी अरेंज की जाती है, जिसमें ग्रैंडफादर ने सबको यही बताना होता है कि मेरा ग्रैंडसन जिंदा है और उसकी वाइफ भी है, जिसे देखकर सब यही गॉसिप्स कर रहे होते हैं। जैसे ही लोग स्टेज पर आते हैं तो इनकी जोड़ी को देखकर सब बहुत हैप्पी हो रहे होते हैं कि वाओ, फ्यू जंक्शन की तो वाइफ भी बहुत प्यारी और इनका बेटा भी बहुत प्यारा है। वहाँ पर वेंकोंग और वेनकाओ भी होते हैं और यही प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम इतनी आसानी से सब कुछ इनको वापस नहीं दे सकते, हम कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेंगे। वहाँ पर सब चीयर्स कर रहे थे ग्रैंडफादर से, और वहाँ पर ये कहने लग रहा होता है लिली कि अभी तक मॉम अंकल क्यों नहीं आए हैं। और वहाँ पर ये लोग कॉल भी करते हैं फिर जंक्शन को, तो उसको कहने लगता है कि बेटा मैं जल्दी आता हूँ कि अचानक वहाँ पर एक कार आती है और इसका एक्सीडेंट होने लगता है। और वहाँ पर ये रोमन का दिल भी घटने लगता है कि पता नहीं मेरे दिल को कुछ कुछ हो रहा है। वहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं ग्रैंडफादर कि अब से ये मेरा ग्रैंडसन है, ये सब कुछ मैं इसके नाम करने जा रहा हूँ। और जितने भी तोहफे वगैरह होते हैं इसको दिए जा रहे होते हैं और अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह इसके नाम करने का वो कह रहे होते हैं। वहाँ पर वेंकोंग और वेनकाओ बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे थे इस चीज़ को देखकर और इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसे ही ग्रैंडफादर सारा अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, रहा नहीं जाता वेंकोंग से, वो सामने आते और अपने भाई से बदतमीजी करने लग रहा होता है कि तुम्हारे बेटे ने तो पता है कितनी लड़कियों को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था, उनमें से एक लड़की ये भी है, इसकी ज़िंदगी इसने ख़राब की, देखो अब ये सड़कों पर रुल रही है। वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं जिसको देखकर ग्रैंडफादर मान नहीं रहे होते। वो इनके सबूत दिखाते हैं कि देखो कितनी लड़कियों की इसने ज़िंदगी बर्बाद की है। इनके बेटे पे ब्लेमिंग की जा रही होती है और एक प्रेग्नेंट लड़की भी आकर कहने लगती है कि हाँ मेरा भी एक बेटा है, यानी फ्यू जंक्शन से ये प्रॉपर्टी आप आसानी से नहीं दे सकते। जिसे देखकर आर्गुमेंट चल रही होती है। ये लोग मानने को नहीं तैयार होते कि फ्यू जंक्शन ऐसा नहीं कर रहा होता, ये जानबूझकर ये पार्टी खराब करने की बात कर रहे होते हैं। लड़की सबूत भी दिखा देती है कि मेरे पास भी पेनिट्रिटी टेस्ट है, मेरा बेटा घर में मौजूद है। जिसे देखकर ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये तुम जानबूझकर कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इस चीज़ को लेकर आर्गुमेंट चल रही होती है, लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि इट मीन्स कि फ्यू जंक्शन ने इतनी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर रखा है। अब इनका ये हंगामा चल रहा होता है कि अचानक वहाँ फ्यू जंक्शन आता है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं और मॉम डैड देखकर हैरान हो जाते हैं कि क्या हमारा बेटा जिंदा है। बहुत ज़्यादा हैप्पी होने लगते हैं, ये लोग इसको गले से लगा लेते हैं, जिसे देखकर रोमन को भी यकीन नहीं आ रहा होता। तो इनका बेटा कहने लगता है मॉम आपको मैंने कल कहा था ना कि अंकल ही डेड हैं। तो फिर वो कहती है अच्छा, तो इसका मतलब तो मुझे ये बताना चाहते थे। तभी वो कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद बेटा हम कितने ज़्यादा सैड थे तुम्हें पता है। वो उसको कहता है मॉम डैड मैं भी सैड था, मेरी याददाश्त जा चुकी थी, लेकिन मुझे रोमन मिल चुकी थी, उसने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था और उसने मुझे मेरे बेटे से भी मिलाया जो कि हमें पता भी नहीं था। अब वो इस तरह की बात करके यकीन दिलाता है और कहने लगता है कि काश मेरी याददाश्त सही होती तो मैं वापस आ जाता। और वो अपनी बेटी और वाइफ को देख के हैप्पी होने लगता है और लिली बहुत हैप्पी हो जाता है कि मैंने शुक्र है कि आप मेरे ही डैड हो। जिस चीज़ को लेकर ही बात चल रही होती है वहाँ से वेनकोंग और वेनकाओ जाने लगते हैं, लेकिन फ्यू जंक्शन उनको रोकता है और कहने लगता है कि तुम लोगों को क्या लगता है मुझे तुम लोगों के करतूतों के बारे में नहीं पता, तुम लोगों ने प्लेन क्रैश करवाया मुझे मरवाने के लिए, फिर लिली को भी किडनैप करवाया और काफ़ी लड़कियों का प्रेगनेंसी का तुम ढोंग करने आए हो। मैंने पुलिस को सारी रिपोर्ट लिखवा दी है जो तुम्हें अरेस्ट करके ले जाएंगे। और फाइनली उनको अरेस्ट करके ले जाते हैं। वहाँ पर ये लोग सब हैप्पी फैमिली बन रहे होते हैं और सब हैप्पी हो रहे होते हैं।
बाहर दिखाते हैं कि रोमन के पेरेंट्स आते हैं और कहने लगते हैं सुना है कि फ्यू जंक्शन वापस आ चुका है, हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये लोग अमीर लोगों को ही ढूंढ रहे होते हैं। इस तरह की इनकी बातें चल रही होती है। अचानक वो लोग अंदर से रोमन को और उसके बेटे को निकलता देखते हैं और फिर से गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि कितने रॉयल ड्रेस में किस तरह से है, और दोबारा से इसके पास आ जाते हैं और इसको बुली करने की कोशिश करते और बातें सुना रहे होते। लेकिन ये इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। इसकी स्टेप मॉम कहती है हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तुम ऐसे जवाब दे रहे थे। उसको कहते हैं आप लोगों ने मेरे साथ किया क्या है, मुझे इतने लोगों के पास सेल करने के लिए आप लोग भेज देते थे, आप लोगों ने मेरी कदर कहाँ की। इस चीज़ के लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है और इसके साथ ये लोग बदतमीजी कर रहे होते हैं और बेटा अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने लगता है। तो इसकी मॉम मारने लग रही होती है तो बीच में प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यू जंक्शन आता है और जैसे ही वो आता है तो उसको कहते तुम्हारा हैंड ठीक है ना, तो उसको कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वहाँ पर ही दिखाते रोमन की मॉम कहने लगती है कि अच्छा तो तुम हो जिसने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया था और अब तुम आ गए हो, तुम तो गरीब से लड़के लगते हो। इस तरह से ये लोग इसको बुली कर रहे होते हैं और बहुत बातें सुना रहे होते हैं। लेकिन वो उनको मुंह तोड़ जवाब देता है और कहने लगता है कि मैं फ्यू जंक्शन हूँ, जिसे देखकर वो हंसते हैं और मजाक बनाते हैं कि तुम झूठ मत बोलो, तुम फ्यू जंक्शन नहीं हो सकते हो। वो साफ कहता है कि मैं ही फ्यू जंक्शन हूँ। वो लोग जाने लग रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर ग्रैंडफादर आते हैं और आकर कहने लगते हैं कि तुम लोग मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, जिसे देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं कि वाकई इनकी बेटी की इतनी बड़ी जगह पे शादी हुई है। वो उनको सुनाते वहाँ से चले जाते हैं और मॉम डैड पछताने लगते हैं कि हमें नहीं पता था, हमने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया और उसकी इतनी बड़े घर में शादी हुई है। इस चीज़ को लेकर इनको रिग्रेट होने लगता है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जैसे ये लोग हैप्पी फैमिली की तरह घर आते हैं तो इनका बेटा बहुत हैप्पी होने लग रहा होता है। वहाँ पर ग्रैंडफादर ग्रैंडसन भी नाटक करने लगते हैं क्योंकि वो टाइम देना चाह रहे होते हैं रोमन और फ्यू जंक्शन के आपस में बात कर ले। तो वो लोग बहाना करके वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो उसको देखने लगता है इसको थोड़ी इन्वेस्टमेंट फील होने लगती है, जाने लगती है, उसको अपने करीब करता है तो उसको धक्का देते थे सब हैं। तो उसको कहता है चलो हम बाहर चल के बात करते हैं। उसको बाहर लेके जाता है और उसको कहने लगता है कि तुमने उस रात मुझे चुना था, क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं हूँ, तुम्हें मैं याद नहीं आया था। तो उसको कहती है उस रात मैंने बहुत पी रखी थी तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था। तो उसको कहता है तुमने मुझे क्यों सिलेक्ट किया था। तो उसको कहती है उस रात बाद में काफ़ी लड़के मैंने देखे थे जिसमें सबसे ज़्यादा हैंडसम तुम लगे थे तो मुझे मॉडल लगे थे। तभी फिर वो उसको कहता है कि अच्छा। तो वो अपने घुटनों के बल बैठता है और उसको प्रपोज करता है कि मैं 6 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था, मेरी याददाश्त जा चुकी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम यही हो। लेकिन फाइनली तुमने मेरे बेटे को अकेले जन्म दिया है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ और मुझे तुम बहुत पसंद हो। और अपने प्यार का इजहार करता है। वो भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और फाइनली ये लोग एक हो जाते हैं। इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है।